जी बेटा, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस लॉकडाउन के फ़ेज़ में चैप्टर नंबर 15 को शुरू किया था और हम बेटा बड़ी डिटेल के साथ बड़े क्या नाम है छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ कॉन्सेप्ट के साथ इस चैप्टर को लेके चल रहे हैं। हमने पिछला लेक्चर नंबर 13 हमने लिया था। अब हमने बेटा लेक्चर नंबर 14 हमारा स्टार्ट होने लगा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस, लेक्चर नंबर 14। जी बेटा 13 चैप्टर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो 13 चैप्टर में हमने ये पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस। दो कॉइल की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है वो किसके बराबर है? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। ये सेकेंडरी कॉइल कब? व्हेन द करंट इन प्राइमरी इज 1 एम्पियर। बेटा प्राइमरी में करंट 1 एम्पियर है, सेकेंडरी के साथ जितना फ्लक्स लिंक करेगा, 100 करे, 500 करे, 1000 करे, 2000 करे, उतनी ही दो कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस हो। अगर इन दोनों कॉइल में प्राइमरी में करंट 1 एम्पियर है, इसके साथ फ्लक्स लिंक 1000 का करता है, 1000 का, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1000 है। प्राइमरी में करंट 1 एम्पियर है, अगर इसके साथ फ्लक्स लिंक 500 का करता है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 500। ठीक है, तो बेटा M इज इक्वल टू NS/S और M का यूनिट हमने पढ़ा है वेबर पर एम्पियर। अब देखें NS/S फिर किसके बराबर आया है? तो NS/S इक्वल आया है M इंटू IP के। अब मैं इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूं जी। पुट दिस इन इक्वेशन 1, वैल्यू इन इक्वेशन 1। किस वैल्यू को बेटा? NS/S की जो कीमत निकली है MIP, इसे इक्वेशन 1 में पुट करो। देखिए इक्वेशन 1 में NS/S है ना, तो यहां पर पुट करते हैं, क्या आंसर आता है देखो जी। बेटा ये EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी कॉइल ES इज इक्वल टू, इस डेल्टा के निशान को बाहर ले आओ, माइनस पहले ही है, ये डेल्टा बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? NS/S डिवाइडेड बाय डेल्टा T। जी बेटा EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NS/S किसके बराबर है? NS/S इज इक्वल टू MIP। तो ये आ गया M, ये आ गया IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। तो बेटा किसी एक एक्सपेरिमेंट में M तो सेम होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कांस्टेंट है, किसी एक केस में तो कांस्टेंट ही होगा ना। हाँ, कुछ वेरिएशन करोगे तो M बदलेगा ना, तो M तो कांस्टेंट है, डेल्टा M के साथ तो नहीं आएगा। किसको चेंज कर रहे हैं? तो प्राइमरी में रियोस्टेट के जरिए करंट चेंज हो रहा है बेटा, रेजिस्टेंस चेंज होने से करंट चेंज हो रहा है, तो करंट ये डेल्टा फिर करंट के साथ आएगा, डेल्टा तो चेंज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमारे पास बनेगा ES इज इक्वल टू माइनस M इंटू डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T आ गया। ठीक है जी, ये हमारा फार्मूला एक बना है। सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस होती है उसका फार्मूला माइनस M डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। तो आप देख सकते हैं यहां पर M तो कांस्टेंट है किसी एक केस में, जो EMF सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस हुई है वो EMF किसके प्रोपोर्शनल है? आंसर है EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा T। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। तो प्राइमरी में जितना करंट चेंज करोगे 1 सेकंड में, उसी तरह से EMF इंड्यूस होगी सेकेंडरी में। बेटा अगर आप 1 सेकंड में प्राइमरी में ज्यादा करंट चेंज करते हो, 1 सेकंड में चेंज का मतलब पता क्या है? जैसे देखिए 1 सेकंड में आपने करंट 0 से 5 किया, इसमें इंड्यूस EMF हुई मिसाल के तौर पर 5। फिर अगले केस में मैंने प्राइमरी में करंट 1 सेकंड में 0 से 10 का चेंज किया, यानी मैंने करंट में चेंज 1 सेकंड में स्विच ऑन किया, करंट 0 से 10 पर गया, चेंज 10 का होगा। तो अगर 1 सेकंड में प्राइमरी में चेंज 10 का होगा तो फिर EMF इंड्यूस भी 10 ही होगा। तो EMF इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल में जितना पर सेकंड आप करंट चेंज करोगे उतनी सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस होगी। ठीक है बेटा, तो ES इज इक्वल टू M इंटू डेल्टा IP ओवर डेल्टा T। ठीक हो गया। अच्छा अब यहां पर देखें जरा, मैं फिर से ये जो माइनस का साइन है ना, तो माइनस का साइन तो ज़हन में रखें, ये तो डायरेक्शन के लिए होता है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ, डायरेक्शन ऑफ EMF। और डायरेक्शन को एक्सप्लेन किया था किसने? लेंज़ेज़ लॉ ने। और वो क्या कहता था? उसने कहा था कि करंट
और ईएमएफ जिस भी चेंज से प्रोड्यूस होते हैं तो वो हमेशा उस चेंज को अपोज करते हैं। डेफिनेशन में लफ्ज़ तो करंट का था लेंज़ेज़ लॉ में, लेकिन मैंने आपको समझाया था लेंज़ेज़ लॉ में कि करंट के साथ जुड़ी हुई है एक चीज़, वो है ईएमएफ। पक्की ईएमएफ होगी तो करंट होगा। ठीक है बेटा। तो माइनस का साइन ऑपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ की डायरेक्शन बता रहा है कि ये ईएमएफ जिस भी चेंज से पैदा हुई है, जारी बात है प्राइमरी में करंट चेंज हो रहा है उससे पैदा हुई है ना, इस इंड्यूस ईएमएफ ने उस करंट को अपोज करना। तो अब हम बार बार नहीं पढ़ेंगे, मैंने लेंज़ेज़ लॉ में आपको मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के जरिए समझा दिया था कि लेंज़ेज़ लॉ हकीकत है, लेंज़ेज़ लॉ एक नेचुरल रियलिटी है, इस कायनात की एक हकीकत है लेंज़ेज़ लॉ। ये होता है, जैसे फ्रिक्शन होती है, जैसे एयर रेजिस्टेंस होती है, जैसे कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है, जैसे फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है, ऐसे लेंज़ेज़ लॉ भी होता है। इंडक्शन के फिनोमेना में भी ओपोजिशन होती है। ठीक है बेटा। तो माइनस का साइन तो ओपोजिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ। अब यहां से अगर मैं m को डिफाइन करूं, m, तो m का फार्मूला क्या बनेगा बेटा? डेल्टा IP और डेल्टा t पूरी एक रकम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। इस पूरी रकम को उठाकर दूसरी तरफ ले जो डिवाइड हो जाएगी, तो m इज इक्वल टू ES डिवाइडेड बाय डेल्टा IP अपॉन डेल्टा TS। माइनस का साइन हम अक्सर न्यूमेरिकल में नहीं लिखते, हम मैग्नीट्यूड को ही डिस्कस करते हैं नॉर्मली। ठीक है, आप लिख भी दें ना भी लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो m इज इक्वल टू, m का फार्मूला क्या बना? डेल्टा IP और डेल्टा t, पूरी एक रकम है, उधर गई तो डिवाइड हो गई। अब देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। म्यूचुअल इंडक्टेंस दो चीजों की रेशो है। रेशो है किस किस की? ये रेशो है EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी। और ठीक है ना, द रेशो ऑफ, ये रेशो ऑफ EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी, इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी to the rate of change of current in primary। जी बेटा, ये भी इसकी डेफिनेशन है, जो पहले पढ़ी थी वो भी डेफिनेशन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बेसिकली द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल NS/S व्हेन द करंट इन प्राइमरी इज 1 एम्पीयर। 100% ठीक डेफिनेशन, कोई गलती नहीं है, ये भी ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस इज द रेशो ऑफ EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी, ये भी ठीक है। और ये भी डेफिनेशन सही है। अगर मैं कहूं कि फर्ज करो डेल्टा IP अपॉन डेल्टा t, ये 1 एम्पीयर पर सेकेंड है। फर्ज करें कि प्राइमरी में एक सेकंड में 1 एम्पीयर करंट चेंज होता है, 1 एम्पीयर पर सेकंड। अगर फर्ज करें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इज 1 एम्पीयर पर सेकंड, देन फिर क्या होगा? तो आंसर है म्यूचुअल इंडक्टेंस किसके बराबर आएगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी। और बेटा नीचे वाली रकम जब 1 हो जाएगी तो फिर m किसके बराबर आ जाएगा? ES। बिल्कुल ठीक, हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो फिजिक्स में डेफिनेशंस को लिखने के, समझने के, डेफिनेशन बनाने के तरीके को समझा करो। ये तरीकाकार अब आप समझें, आप किसी भी चीज़ की डेफिनेशन बना सकते हो नीचे वाली रकम को बंद करके। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अगर मैं कहूँ कि टाइम 1 सेकेंड है, इफ t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, देन फिर क्या होगा? तो हम लिख सकते हैं देन v इज इक्वल टू d। तो बनाओ डेफिनेशन फिर। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट है व्हेन द टाइम इज 1 सेकेंड, जब टाइम 1 सेकेंड होगा। यानी 1 सेकेंड में गाड़ी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करती है वही तो वेलोसिटी है, कोई और क्या है? 1 सेकेंड में गाड़ी जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो उसकी वेलोसिटी है। तो जब टाइम 1 होगा ना तो v d के बराबर आ जाएगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सेम इसी तरह से बेटा अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी 1 एम्पीयर पर सेकेंड है, 1 एम्पीयर पर सेकेंड, तो फिर m किसके बराबर आ जाएगा? ES के। तो हम लिख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बेसिकली द EMF इंड्यूस इन सेकेंडरी व्हेन द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी इज 1 एम्पीयर पर सेकेंड। बेटा प्राइमरी में अगर 1 एम्पीयर 1 सेकेंड में करंट चेंज करो, सेकेंडरी में जितनी EMF इंड्यूस होती है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अगर 1 एम्पीयर पर सेकेंड चेंज इन करंट से प्राइमरी में EMF 100 इंड्यूस होती है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दोनों की 100 है।
अगर प्राइमरी में 1 एम्पियर पर सेकंड करंट चेंज होने से 1000 की ईएमएफ इंड्यूस होती है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 1000। ठीक है, अगर 1 एम्पियर पर सेकंड करंट चेंज करने से इसमें ईएमएफ 20 की इंड्यूस होती है तो इन दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 20 है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 कॉइल की होती है, एक की नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा 2 कॉइल का सेट जिसमें एक कॉइल में करंट चेंज अगर 1 एम्पियर पर सेकंड का करें तो दूसरी में देखो कितनी ईएमएफ इंड्यूस हो रही है। अगर दूसरी में ईएमएफ 500 है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों की 500, दूसरे में 20 की है तो दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 20 की होगी। ठीक है, अच्छा बेटा यहां पर अब जी, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस को हमने डिवाइड किसी भी तरह से डेफिनेशन बना सकते हैं, कोई गलत नहीं है। चीज़ों को सीखें, रटे लगाने के बजाय चीज़ों को ज़रा समझा भी करें, सीखा भी करें। अब मैं यहां से अगर यूनिट बताऊं, यूनिट, तो देखें एम का यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ एम। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट बेटा, ऊपर ईएमएफ क्या है, वोल्ट, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट एम इज इक्वल टू ऊपर वोल्ट है डिवाइडेड बाय नीचे करंट और टाइम है, ये करंट एम्पियर टाइम सेकंड। नीचे वाली रकम के नीचे बेटा हो सीधी रकम ऊपर जाती है तो ये यूनिट बनेगा वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। ठीक हो गया बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या बन गया, ये सेकंड सीधा ऊपर चला गया, वोल्ट सेकंड नीचे एम्पियर है तो वोल्ट सेकंड पर एम्पियर है। इस वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को बड़ा लंबा यूनिट है, अब न्यूमेरिकल में बार बार म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखनी है, निकालनी है, गिवन डाटा में लिखनी है, तो हम इतना लंबा यूनिट नहीं लिख सकते। पहले वोल्ट लिखें, फिर सेकंड लिखें, फिर पर एम्पियर लिखें, थक जाता बंदा। चलो वोल्ट भी लिख दिया, सेकंड भी लिख दिया, एम्पियर भी लिख दिया, फिर ऊपर -1 भी लिखना, मुश्किल काम है। तो बेटा फिजिक्स में जो चीज़ें बार बार यूज़ होती हैं ना, उनके यूनिट को छोटा करने के लिए ना एक तरीका हमने निकाला हुआ है कि हम साइंटिस्ट का नाम यूज़ कर लेते हैं। एक तो ऑनर भी हो जाती है, दूसरा यूनिट भी छोटा हो जाता है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर, इसको हम कहते हैं हेनरी, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज हेनरी। तो अब देखिए टोटल कितने यूनिट हो गए म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट, ये सबसे पहले पढ़ा, वेबर पर एम्पियर भी इसका यूनिट है, बिल्कुल ठीक, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी इसका यूनिट है, और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, हेनरी। देखिए वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी लिख सकते हैं, इन दोनों की बजाय सिर्फ एच भी लिख सकते हैं, हेनरी। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है, क्योंकि वोल्ट सेकंड पर एम्पियर को और वेबर पर एम्पियर को हम हेनरी कहते हैं। तो बेटा ये सारे यूनिट है, ये एमसीक्यूज में आते हैं, इसलिए ये ज़हन में रखना, आपने यूनिट की पहचान रखनी है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है, जो कि किसके बराबर है, वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर के बराबर। ठीक है जी बेटा, वही पुराना 9वीं 10वीं वाला सवाल, 1 हेनरी की म्यूचुअल इंडक्टेंस का कब होगी, 1 हेनरी। तो 1 हेनरी की म्यूचुअल इंडक्टेंस देखें, म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी करनी है, कब होगी, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट प्राइमरी में 1 एम्पियर पर सेकेंड हो। प्राइमरी में कहता है अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड हो और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस भी 1 वोल्ट की हो। ठीक है बेटा, ऊपर ईएमएफ इंड्यूस भी 1 वोल्ट है, नीचे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट भी 1 है। तो प्राइमरी में अगर करंट में चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड है और सेकेंडरी कॉइल में इतने साइज की लो, इतनी छोटी लो, इतने करीब करके लो या दूर करके लो, ऐसा सेटअप बनाओ, 2 कॉइल की अरेंजमेंट ऐसी करो कि प्राइमरी में अगर 1 एम्पियर पर सेकंड का करंट चेंज हो तो सेकेंडरी में ईएमएफ सिर्फ 1 वोल्ट बने। जब ईएमएफ सिर्फ 1 वोल्ट की बनेगी तो ऊपर ईएमएफ भी 1 वोल्ट, नीचे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट ये भी 1 एम्पियर पर सेकंड, तो हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी की होगी। ठीक है, तो 1 हेनरी कब होगा, जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पियर पर सेकंड का करंट चेंज हो और सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ भी 1 वोल्ट की इंड्यूस हो, तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी कहलाती है। 2 हेनरी कब होगा, कोई मसला नहीं है बेटा, 2 हेनरी कब होगा, और बेटा अगर 1 एम्पियर पर सेकंड के करंट चेंज से 2 वोल्ट की ईएमएफ बन जाए तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ गई है, 2 हेनरी हो गई है। और अगर प्राइमरी में 1 एम्पियर पर सेकंड के करंट चेंज होने से सेकेंडरी कॉइल के अंदर 100 वोल्ट की ईएमएफ बन गई है, तो उस वक्त म्यूचुअल इंडक्टेंस 100 हेनरी हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाली रकम 1 है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ानी है तो जितनी ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगी, कैसे होगी सर, करंट तो चेंज नहीं हो रहा,
हाँ ये सवाल अभी मैंने आपको बताया ही नहीं है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, वो मैंने अभी रखा हुआ है, वो भी बताने लगा हूँ आपको। ठीक है, तो अभी सिर्फ मैथमेटिकली समझें कि 1 एम्पियर पर सेकंड करंट के चेंज होने से अगर ईएमएफ 1 वोल्ट इंड्यूस होती है सेकेंडरी में तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी, और अगर 1 एम्पियर पर सेकंड के करंट चेंज होने से ईएमएफ 100 वोल्ट की इंड्यूस होती है सेकेंडरी में तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी 100 हेनरी की होगी। ठीक है बेटा, तो इसको नोट करें ज़रा जल्दी से अगर करना है तो। जी अब कर लिया आपने। हाँ जी, अब हम पढ़ने लगे हैं फैक्टर्स। मैं कोई एक हिस्सा मिटा देता हूँ, चलिए ये वाला हिस्सा डेफिनेशन वाला मिटा देते हैं। जी ईएमएफ किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जी बेटा अब इनको ज़रा आपने अच्छी तरह समझना है। टोटल बेटा 4 पैरामीटर हैं जो किताब में मेंशन किए हैं, मैं आपको 5 पैरामीटर लिखवाऊंगा, एक मिस है हमारी किताब के अंदर। हाँ जी, म्यूचुअल इंडक्टेंस किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, तो देखें भाई सबसे पहले ये डिपेंड करती है, इसको ज़रा लिखते हैं, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट भी है ये, डिपेंडेंस ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। जी बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे पहले डिपेंड करती है नंबर ऑफ टर्न्स पर। ठीक, नंबर ऑफ टर्न्स पर, जाहिर सी बात है बेटा जितनी अगर एक कॉइल छोटी है ना उसकी नंबर ऑफ टर्न अगर कम है, छोटी कॉइल है, तो उस कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक भी तो कम होगा। ये देखें ना एम है ना, एम, ये फार्मूला का जरा गौर करना है आपने इस पर। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस के प्रोपोर्शनल है, देखिए NS इंटू फाइव। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, मेरे पास एक सेकेंडरी कॉइल है उसकी नंबर ऑफ टर्न सिर्फ 2 हैं, और एक दूसरी सेकेंडरी कॉइल है उसके पास नंबर, ये मेरे पास एक कॉइल है, ये मेरे पास दूसरी कॉइल है, अगर इस कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स सिर्फ 2 होंगी तो जाहिर बात है इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कम है। और अगर इस दूसरी कॉइल की फर्ज करें नंबर ऑफ टर्न्स, मेरे पास सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स अगर 100 हैं तो फिर इन दोनों कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा। तो बेटा प्राइमरी ने जो मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड बनाया है वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है, तो जितनी बड़ी सेकेंडरी कॉइल होगी उसके साथ फ्लक्स लिंक भी तो उतना ज़्यादा करेगा ना। तो पहली चीज़ नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ती है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। अच्छा अब उसके बाद सेकंड नंबर पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है एरिया। अच्छा यहाँ पर मैं एक लफ्ज़ लिखता हूँ, इसे कहना चाहिए म्यूचुअल एरिया, किताब में लफ्ज़ वैसे एरिया ही लिखा है, ये मैं आपको भी समझाता हूँ कि ये म्यूचुअल एरिया क्यों कहते हैं इसे। म्यूचुअल एरिया ऑफ कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है ऑफ कॉइल्स, और नंबर 2 ये म्यूचुअल एरिया पर डिपेंड करती है। बेटा म्यूचुअल एरिया क्या है इसको जरा समझो। ये मेरे पास एक है कॉइल, फर्ज करें प्राइमरी कॉइल ऐसे, ठीक है, इसका एरिया कितना है, तो आंसर है इसका एरिया यहां से लेके यहां तक है, ये ऐसे इसका एरिया। ये मेरे पास दूसरी कॉइल है, अच्छा इसका एरिया कितना है, तो आंसर है यहां से लेके यहां तक, ये इसका एरिया ऐसे। ठीक हो गया। अच्छा प्राइमरी कॉइल जो होती है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। ठीक हो गया। बात जरा गौर से सुननी है, बड़ा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ, यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। प्राइमरी कॉइल का एरिया ज़्यादा है, सेकेंडरी कॉइल का एरिया छोटा है। प्राइमरी कॉइल ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया कितना, आंसर है इतने साइज का तो बनेगा, जितने साइज की वो है उतने साइज का वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। देखो प्राइमरी कॉइल का जितना एरिया है, हम एरिया असल में जो लेते हैं ना इन साइड द कॉइल लेते हैं, क्योंकि ये आपने पढ़ा था करंट कैरिंग सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड इतना कम होता है कि हम उसे जीरो ले लेते हैं।
हम असल में कॉइल के अंदर अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना, उस मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं। प्राइमरी कॉइल ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया, यहां से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला, यहां से ये ऐसे चला बेटा, ये ऐसे, और ये इतना जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं, अब सेकेंडरी कॉइल के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक कर रहा है, तो आंसर है ये ऊपर वाला तो लिंक नहीं कर रहा, लिंक कर रहा है इतने साइज का। बेटा जो प्राइमरी का मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी के साथ जितने हिस्से में लिंक करेगा वो एरिया लेना है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, फ़र्ज़ करें कि सर ये प्राइमरी का एरिया AP है, सेकेंडरी का एरिया AS है। आपके ज़हन में सवाल आएगा सर दोनों में से कौन सा लेना, बल्कि इसको एक और काम करो, इसको P ना कहो, इसको कहो कि एक कॉइल का एरिया बड़ा है AN, एक कॉइल का एरिया छोटा है A स्मॉल, ये A लार्ज है, ये स्मॉल है। बेटा याद रखना म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमेशा दोनों का कॉमन एरिया कैलकुलेट होता है। म्यूचुअल एरिया, दोनों का जितना एरिया म्यूचुअल है, तो दोनों के पास म्यूचुअल एरिया कितना है, कॉमन एरिया कितना है। आंसर है जो छोटे का एरिया होगा वो बड़े के पास तो है ना, तो जितने साइज की छोटी कॉइल है ये इतना एरिया प्राइमरी का भी कैलकुलेट किया जाएगा। ऊपर वाले एरिया का तो हमें कोई फायदा ही नहीं हो रहा, ठीक है। अगर तो फिर इससे एक और चीज़ निकली, म्यूचुअल इंडक्टेंस में अगर एक कॉइल छोटी हो दूसरी कॉइल बड़ी हो तो क्या कोई फायदा होता है, आंसर है नहीं होता। दोनों कॉइल का साइज बढ़ेगा तो फायदा होगा। अगर एक कॉइल बड़ी है दूसरी का एरिया छोटा है तो हमने छोटे एरिया को ही लेना है, क्योंकि जो फ्लक्स लिंक कर रहा है ना दोनों कॉइल के साथ, जो एरिया दोनों में कॉमन आ रहा है वो तो जाहिर बात है छोटे के हिसाब से ही होगा। अब इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, दोनों में कॉमन कितना होगा, जाहिर बात है 4 में 2 तो शामिल है ना, 4 में 2 तो शामिल है, तो दोनों का कॉमन कितना होगा 2 मीटर स्क्वायर। हमने वो एरिया लेना है जो दोनों में आ रहा है। जो अजाफी एरिया होगा ना जो दूसरी कॉइल के पास नहीं है, उस एरिया को कभी कैलकुलेट नहीं करते। चलो फिर एक और चीज़ देखो ज़रा। अब मेरे पास प्राइमरी कॉइल का एरिया है स्मॉल ऐसे, ये फ़र्ज़ करें एक छोटी सी कॉइल है। अब ये इसका एरिया बन रहा है स्मॉल, ये AS है, और सेकेंडरी कॉइल का एरिया है ज़्यादा, ठीक है। ये इसका एरिया कितना बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसको AL कह दें। प्राइमरी ने मैग्नेटिक फील्ड बनाना ना, ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी ने कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाया है, जितने साइज की कॉइल है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के इनसाइड वाला यूज़ करते हैं। इनसाइड, आउटसाइड तो वीक होता है, उसको तो यूज़ ही नहीं करते। ये मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी ने बनाया है इतना। अच्छा अब मुझे बताएं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी की सारी कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, पूरे एरिया के साथ लिंक कर रहा है? आंसर है नहीं। कितने एरिया से लिंक कर रहा है, सिर्फ इतने से एरिया से लिंक कर रहा है। तो सेकेंडरी कॉइल का इतना सा एरिया है जिसके साथ प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड लिंक कर रहा है। तो मुझे बताएं म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स लिंक कर रहा है, जिस एरिया का फ्लक्स लिंक करेगा उसी हिसाब से म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। बात समझ लग रही है? किताब में नहीं लिखा, इंतहाई टेक्निकल पॉइंट है, किताब में सिर्फ एरिया लिखा। दोनों बेटा, दोनों कॉइल में जो म्यूचुअल एरिया होता है ना, वो एरिया से म्यूचुअल इंडक्टेंस होती है। अगर एक कॉइल बड़े साइज की है दूसरी छोटे साइज की है, तो कौन सा एरिया यूज होगा? आंसर है हमेशा छोटे वाला एरिया यूज होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में। अगर दोनों कॉइल सेम साइज की नहीं है, एक का साइज बड़ा है, एरिया ज्यादा, एक का छोटा है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमेशा स्मॉल एरिया के हिसाब से होती है, ठीक है। स्मॉल एरिया, ये AS स्मॉल एरिया, ये AS सेकेंडरी नहीं है, ये स्मॉल एरिया, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर बढ़ानी है तो फिर क्या करें, दोनों कॉइल के एरिया को बढ़ाओ। म्यूचुअल इंडक्शन है, इसमें दो कॉइल होती हैं, एक कॉइल के एरिया को कम ज्यादा करने से म्यूचुअल इंडक्टेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों के एरिया को बढ़ाओगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन में म्यूचुअल एरिया ऑफ कॉइल्स इस्तेमाल होता है। तो कौन सा एरिया लेना है? वो एरिया जो दोनों कॉइल के साथ लिंक करता है, जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में म्यूचुअल है। अगर किसी एक के पास थोड़ा ज़्यादा एरिया भी है ना, तो वो इस्तेमाल में नहीं आएगा, वो कैलकुलेशन में नहीं आएगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। ये मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं। अच्छा, अब तीसरे नंबर पर ये डिपेंड करती है क्लोजीनेस ऑफ टू कॉइल। हाँ जी,
दोनों कॉइल की क्लोजीनेस, ये सिर्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस में आता है, सेल्फ इंडक्टेंस आगे पढ़ेंगे उसमें नहीं आएगा। देखिए ना, ये मेरे पास प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। मैंने ये प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, सेकेंडरी मैंने यहाँ रखी है। जब मैं इतनी दूर रखूँगा ना तो प्राइमरी का सारा मैग्नेटिक फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं कर रहा है। कितना लिंक कर रहा है? सेकेंडरी के साथ फ्लक्स लिंक कर रहा है, फ़र्ज़ करें 10 का, मैं करीब लाया, अब फ्लक्स लिंक कर रहा है, ज़्यादा लाइनें गुजरेंगी, अब फ्लक्स लिंक कर रहा है 40 का, मैं और करीब लाया 80 का, मैं और करीब लाया 100 का। इसका मतलब है दोनों कॉइल में जितनी क्लोजीनेस होगी ना, जितना करीब करीब होंगी, उतना मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ ज़्यादा लिंक करेगा। यही तो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। जितना सेकेंडरी के साथ फ्लक्स लिंक प्राइमरी का ज़्यादा करेगा, उतनी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा होगी। तो इसको कहते हैं क्लोजीनेस ऑफ टू कॉइल। बेटा अगर दो कॉइल दूर दूर रखी हैं तो इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस कम होगी, अगर करीब करीब रखोगे तो ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स कब बढ़ती हैं? जब करीब करीब रहेंगे तो बढ़ेगी ना, दूर दूर जाएंगे तो वो जारी बात है अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी? दुनिया में किसी भी बाप है वो अपने बच्चों से दूर हो जाए, कभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी है। माँ बाप अपने बच्चों से दूर हो जाएं, बच्चे माँ बाप से दूर हो जाएं, तो दूर रहने से अंडरस्टैंडिंग कम होती है, करीब रहने से इंडक्शन ज़्यादा होती है। तो दो कॉइल्स जितनी करीब करीब होंगी उनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उतनी ज़्यादा होगी। हाँ जी बेटा, चौथा पॉइंट है नेचर ऑफ कोर मटेरियल। ये वैसे हमने 17 चैप्टर में पढ़ना है, नेचर ऑफ कोर मटेरियल। तो ये मैंने शुरू में बताया था कि हम ये जिस सिलेंडर के ऊपर ना, ये पहले सिलेंडर एक लिया तो उसके ऊपर तार लपेटी थी ना, ये सिलेंडर आमतौर पर होता है लोहे का, आयरन का। आयरन क्यों इस्तेमाल करते हैं? आयरन में ना एक खास चीज़ है कि आयरन की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ बड़ी आला होती हैं। आयरन को करंट में रखो ना, ये खुद मकनातीस बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। जब ये खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा हो जाएंगी। जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, देखो करंट ने लाइनें बनाई 100, हमने कॉइल को लोहे के ऊपर लपेटा हुआ था, जब कॉइल में से करंट गुजरा, उस करंट के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लोहा भी मैग्नेटिक फील्ड बन गया, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए, एक करंट भी बन गया, एक आयरन भी बन गया। ये 17 चैप्टर में पढ़ाऊंगा आपको जाके मैग्नेटाइजेशन के टॉपिक में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो अब इस फिलहाल सिर्फ ये ज़हन में रखो कि हम कौन सा इंडक्शन के फिनोमेने को अगर ज़्यादा करना है ना, तो हमेशा सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल किया जाता है। सॉफ्ट आयरन मशहूर है दुनिया में, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी होती हैं। ये खुद मकनातीस बन के ना अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ डबल हो जाती है। और जब मैग्नेटिक फील्ड डबल होगा तो सेकेंडरी के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स भी डबल होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जितना ज़्यादा होगा उतना म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़्यादा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है नेचर ऑफ कोर मटेरियल पर। ठीक है, इसकी मजीद डिटेल बेटा चैप्टर नंबर 17 में आएगी कि आयरन में वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से हम इसको इंडक्शन के फिनोमेने में यूज़ करते हैं। और लास्ट पर जो किताब में नहीं है वो है ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल। जी बेटा, और म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन से मुराद क्या है? ओरिएंटेशन मैं ज़रा यहाँ पर बता देता हूँ आपको। हाँ जी, ये चौथा पॉइंट है, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है ओरिएंटेशन पर। ओरिएंटेशन है कि अगर एक कॉइल आपकी प्राइमरी कॉइल इस तरह से रखी है, सेकेंडरी कॉइल ऐसे रखी है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ये बना ऐसे, ठीक है। अब सेकेंडरी के साथ कितना फ्लक्स लिंक आ रहा था, मैंने बताया था अगर कॉइल ऐसे रखी हो तो इसके एरिया की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। इसका एरिया ऊपर होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मैग्नेटिक फील्ड है। बी और ए में एंगल कितना बन रहा है? तो एंगल 90 डिग्री बनता है। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? बी ए कोस थीटा, कोस 90 डिग्री, कोस 90 जीरो होता है। तो देखो बेटा, अगर दो कॉइल इस डायरेक्शन में रखी हैं तो इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, और अगर मैं एक कॉइल को ऐसे कर दूं, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो हो गई है। इसका मतलब है कि दोनों कॉइल को किस एंगल पर रखा है ये भी डिपेंड करता है। अगर दोनों पैरेलल आ रही है, एक ही एक्सिस में आ रही हैं, तो इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। लेकिन अगर दोनों परपेंडिकुलर हो गई हैं, तो दो कॉइल्स अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो याद रखें बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, अगर म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों तो इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो होती है।
तो बेटा सेकेंडरी का फ्लक्स जब ज़ीरो निकलेगा तो इनकी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज़ीरो निकलेगी। और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है? म्यूचुअल इंडक्टेंस यही तो होती है, म्यूचुअल कितना फ्लक्स सेकेंडरी के साथ लिंक कर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी ए कोस थीटा, ये भी देखना है एंगल। तो दोनों कॉइल्स जब सेम एक्सिस के साथ होती है ना, पैरेलल होती हैं, तो इनका एंगल जीरो बनता है। फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मैक्सिमम। लेकिन जब आप कॉइल एक कॉइल को दूसरी के परपेंडिकुलर रख दोगे ना, तो इस केस में म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो निकल आएगी। इसको कहते हैं ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स, कि दोनों कॉइल्स को किस तरतीब से, किस डायरेक्शन में, किस एंगल में रख रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस के बताओ कितने पैरामीटर्स हैं? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल्स पर डिपेंड करती है जी, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ म्यूचुअल एरिया ऑफ कॉइल्स के ऊपर ये डिपेंड करती है बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। मैंने आपको बताया था कि एक कॉइल बड़ी हो जाए छोटी हो जाए, तो जो छोटी का एरिया होगा वो दोनों में कॉमन है, उस हिसाब से म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी। तो किसी भी एक कॉइल के सिर्फ एरिया को बढ़ाने से म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं बढ़ती है। ठीक है, तो म्यूचुअल एरिया ऑफ कॉइल्स पर डिपेंड करती है। क्लोजीनेस पर, कि आपने दोनों कॉइल्स कितनी करीब करीब रखी हैं या दूर दूर रखी हैं, उस पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ कोर मटेरियल पर, अक्सर हम आयरन इस्तेमाल करते हैं, तो आयरन को इस्तेमाल करने से, तार को आयरन के ऊपर लपेटने से म्यूचुअल इंडक्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए हमारा कोर मटेरियल नॉर्मली आयरन है। आयरन इंडक्शन के फिनोमेने को बढ़ा देता है। और लास्ट पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है ओरिएंटेशन ऑफ टू कॉइल्स पर। ये हमारा टॉपिक बेटा ख़त्म हो गया है म्यूचुअल इंडक्शन का, और उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं भी पता चलता तो रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब यही होता है कि आप उसे बार बार सुन सकते हैं। तो आप एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा इसे सुने। मैंने इसके हर एस्पेक्ट को क्लियर किया है, हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि आपको इसका अच्छी तरह समझ लग जाएगी। अगर फिर भी कुछ नहीं पता चलता तो डिस्कशन में बेटा आप पूछ सकते हैं सवाल। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको, आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।